चलिए, आप एक बार ऑटो सेक्टर की भी बात करते हैं सर। कल अच्छे वो जो ऑटो सेल्स के आंकड़े होते हैं, वो ऑटो सेल्स के आंकड़े आए थे और उसके बाद स्टॉक्स में थोड़ा बहुत अप डाउन हमें देखने को मिला था, जिसके बाद हमने एमएनएम में भी कुछ हलचल जरूर देखी थी। लेकिन क्या ऑटो के पूरे पैक पे से आपको कुछ पसंद आता है, भले ही वो ऑटो सेक्टर के मेन स्टॉक्स हो या ऑटो एंसिलरीज हो? ऑटो में ना बजाज ऑटो जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे के पूरे इंडेक्स को। है ना। तो इंडेक्स में देखेंगे तो आप देखेंगे दोनों ही इंडेक्स भी एंड बजाज ऑटो भी, ये दोनों ने जो अपना ट्रेंड है वो अप ही रखा हुआ है। बट हम्म। बजाज ऑटो बिकॉज एक तो नेम भी अच्छा है। टू व्हीलर सेगमेंट में देखेंगे तो ये सबसे बेस्ट प्ले आउट है। अगर मैं हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो इनको कंपेयर करना है तो मेरे लिए बजाज ऑटो इज बेस्ट। अब यहाँ पे रिटेल शेयर या रिटेल निवेशक बिल्कुल भटकेंगे नहीं, क्योंकि ये 10,000 रुपए का शेयर है ना। 10,000 रुपए के शेयर तो हमें पसंद नहीं है ना, क्योंकि हमें क्वांटिटी खरीदने नहीं मिलती। बट लोगों को ये समझना है कि क्वांटिटीज के पीछे मत भागिए। है ना। अगर किसी को 1 लाख रुपए खरीदना है, 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए का खरीदेंगे ना, तो उसमें आपको 9 शेयर्स तो आ ही जाएंगे। तो वैसा आप देखिए कि मैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके ऊपर परसेंटेज मेरे को रिटर्न है, ना कि वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज के पीछे भागिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एब्सोल्यूट रिटर्न के पीछे मत भागिए, हमेशा परसेंटेज वाइज अगर आप अपना पोर्टफोलियो को रखेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर आप इससे इससे भी नहीं डरेंगे कि अगर जिस दिन आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो जाएगा, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 1000 करोड़ का, है ना, कि अगर कोई 1000 करोड़ का किसी का पोर्टफोलियो बुला रहा है, मेरे पोर्टफोलियो में आज 1 करोड़ का लॉस हो गया है, तो 1000 करोड़ वाले में 1 करोड़ कुछ भी नहीं है। लेकिन वो उसने ये नहीं बताया कि मेरा पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, उसने खाली इतना बोला कि मेरा 1 करोड़ का लॉस हुआ, और इधर रिटेल निवेशक तो एकदम उसको सदमे में आ जाएगा, अरे इतना बड़ा लॉस हो गया मुझे, है ना। तो ये याद रखना है, हमेशा परसेंटेज में गिनती करनी है। एब्सोल्यूट में देखेंगे तो आप कभी बढ़ नहीं पाएंगे। ये अगेन सेंसेक्स का भी यही प्रॉब्लम हुआ है कि 1000 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया है। अरे 5 साल पहले 1000 पॉइंट और आज का 1000 पॉइंट में डिफरेंस है कि नहीं है। तो ये जो सनसनी खेज बना देते हैं ना पॉइंट्स में, है ना, एब्सोल्यूट 1000 पॉइंट गिर गया है, तो ये नहीं करके हमको परसेंटेज वाइज में थोड़ा देखिए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स, है ना, परसेंटेज वाइज देखिए कितना ऊपर बढ़ रहा है, अप डाउन कितना हो रहा है, एंड उसके हिसाब से आप उसको बोलते हैं ना न्यूट्रल ट्रेड कीजिए। ना कि वो पॉइंट्स में खेलते रहेंगे तो कभी भी आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ पाएगा। एंड फिर जो वेल्थ क्रिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो कभी नहीं होगा फिर। बिल्कुल। चलिए सर, सवाल भी लेते हैं। अर्पित जी का सवाल आया है हमारे पास, ये पूछ रहे हैं कि आप इंडस टावर और मुंजाल ऑटो पर शॉर्ट टर्म व्यू दीजिए, और इसके अलावा सुप्रिया लाइफ साइंस है इनके पास, उस पर इनको इंट्राडे टारगेट चाहिए। सो पहले तो इंडस टावर की बात कर रहे थे। इंडस जी। टावर ओवरऑल जो है इसका ट्रेंड अभी भी अप है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो स्ट्रक्चर मेरे साथ नहीं दे रहा, इवन मोमेंटम डाउन है। तो अगेन दो में से 3 में से जो पैरामीटर है, 2 पैरामीटर अभी भी मेरे साथ नहीं दे रहे, तो इसको तो मैं अवॉइड करूंगा एज ऑफ नाउ। तो कोई टारगेट्स नहीं बनते हैं इसमें। सेकंड शेयर आपने कौन सा बोला था इंडस टावर के बाद? जी, इंडस टावर मुंजाल ऑटो। तो मुंजाल ऑटो अगेन इसका ट्रेंड जो है ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्ट्रक्चर एंड मोमेंटम अभी भी मेरे साथ में नहीं है। तो इसमें भी कुछ एज ऑफ नाउ तो हम लोग उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। हम्म। और सुप्रिया इसके अलावा लाइफ सुप्रिया, साइंसेज सुप्रिया लाइफ इंट्राडे। साइंसेज जी, इसका इंट्राडे टारगेट मांग रहे हैं। इंट्राडे कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक ने कल का जो लो है वो ब्रेक कर दिया। अगर आपने ये बाय किया हुआ है तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि नीचे में सपोर्ट लेवल्स 858 लेवल्स पे काफी नीचे है। इंट्राडे ये आपका लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लीज मत कीजिए इसको। बिल्कुल। और सर, ये तो रहे वो स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए, लेकिन क्या आपको कोई ब्रेकआउट स्टॉक्स दिख रहे हैं, कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको लगता है कि ब्रेकआउट के लेवल्स के आसपास है? ये तो एक एसीएमए सोलार करके कंपनी है। इसने आज ब्रेकआउट दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा ब्रेकआउट है। अगर इसको किसी को 1 ईयर के हिसाब से बाय करना है तो 388 एंड 450 ये लेवल्स ऊपर में देख रहा हूँ। अगर मैं हम्म। करंट मार्केट प्राइस से चेक करेंगे तो जो 388 है वो ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न है, और 450 का जो है वो ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न है, आ सकता है यहाँ से सीएमपी से। बिल्कुल। और अगर किसी को बैंकिंग सेक्टर में सर खरीदारी करनी हो, तो एक तो बड़ा शेयर, पहले तो बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की ही पहले बात करते हैं। एक तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक, इनमें से किसे चूज करेंगे आप? मैं किसी को भी चूज नहीं करूंगा, क्योंकि तीनों का जो ट्रेंड है वो डाउन है। यही प्रॉब्लम है कि ये तीनों हैवी वेट स्टॉक्स है। एंड हैवी वेट स्टॉक्स का प्रॉब्लम यही है कि जब भी ये चलते हैं ये इंडेक्स को बूस्ट तो कर देते हैं, और अगेन वो सेम है कि यहाँ पे भी जो ट्रेंड हो गया है वो डाउन हो गया है, स्ट्रक्चर खराब हो गया है, मोमेंटम वीक है। ऐसे स्टॉक्स में मैं क्यों अपने निवेशकों को एंट्री भी दिलवाऊं कि जहाँ पे
ये तीनों चीज जो है ये बोल रही, चिल्ला चिल्ला के भी बता रही है कि मेरे में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, मैं एक बहुत बड़ा बुल ट्रैप हूँ, है ना। तो ये अगेन सेम स्ट्रक्चर आपका आईसीआईसीआई का भी है, एंड एक्सिस बैंक का देखेंगे हम लोग एक बार। एक्सिस बैंक भी ओवरऑल तीनों में से तो ठीक ठाक है एक्सिस बैंक, बट अगेन मोमेंटम एंड स्ट्रक्चर खराब है स्टॉक का। सो तो किस में दिख रहा है आपको सर फिर, प्राइवेट देखो, बैंक में अगर बैंकिंग मोमेंटम? में नहीं, प्राइवेट में तो मेरे हिसाब से अभी एज ऑफ नो एंट्री नहीं करिए। हम्म। पीएसयू बैंक में मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, उसमें से एक जेएनके बैंक है, मुझे थोड़ा सा अभी एज ऑफ नाउ हमारी हमने रिकमेंडेशन भी दिया हुआ है, ये ओपन भी है हम्म। रिकमेंडेशन, तो ये एक इसका बिकॉज ट्रेंड जो है डेली वीकली मंथली में अप ट्रेंड है, स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है और मोमेंटम भी अप है। तो ऊपर में हम लोग हम्म। ये स्टॉक में थोड़ा सा एक अच्छा है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को लेना है तो 148 एंड 155 लेवल्स देख सकते हैं। ओके, हाँ, इस पर क्योंकि हमारे पास सवाल भी बहुत आते रहते थे जेएन के बैंक पर। 1 बजे के शो में हमारे पास बहुत सवाल आते हैं जेएन के बैंक पर। चलिए, एक एनएचपीसी को भी देखिए सर, ये कैसा लग रहा है चार्ट्स पर? इसका ट्रेंड है ना, डाउन ट्रेंड में है ये स्टॉक अभी एक्चुअली। मैं अगेन ये बहुत बड़ा क्लासिक केस मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसमें ना जरूर रिटेल निवेशक जो फंसे भी रहेंगे, क्योंकि ले क्या हुआ है कि नीचे से 4 मार्च का जो लो था और 29 अप्रैल का जो हाई था, ये था वो 21% का राइज था। अब लोगों को क्या लगता है कि इतना जब राइज हो जाता है तो ट्रेंड चेंज हो जाता है, ट्रेंड इतना जल्दी चेंज नहीं होता है। अगेन अभी इसने जो रिसेंट डाउन दिया था, उसका जो स्विंग लो है वो भी ब्रेक कर दिया है, स्ट्रक्चर खराब कर दिया, ट्रेंड तो ऑलरेडी डाउन है और मोमेंटम वीक है। इधर तो मैं बोलूँ अगर ये स्टॉक आपके फ्यूचर्स में रहता तो मैं इसको शॉर्ट करने में बहुत इंटरेस्ट रहता था, क्योंकि इसमें मेरे को ज्यादा पैसे मिलते थे शॉर्ट करके। अगर किसी के पोर्टफोलियो में है तो लास्ट लेवल जो है वो 71 लेवल से, जिस दिन भी 71 लेवल के नीचे ये इसने क्लोज कर दिया, फिर इसको भगवान ही बचा सकता है ना। क्योंकि लिए नीचे में अगर मैं लेवल्स बता दूं तो लोग डर जाएंगे, मैं वो नहीं बताना चाहूंगा सच में। बट 71 के नीचे नहीं होल्ड कीजिए, इतना मैं खाली सलाह दे सकता हूँ। बिल्कुल। कोई स्टॉक सर मार्केट में, क्योंकि एक्शन तो अब इंडाइसेस में कम और स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको लग रहा है कि इस वक्त उनमें खरीदारी के मौके बन रहे हैं? अभी ना बहुत कम स्टॉक्स है आज, क्योंकि लिए देखो क्या होता है, मैं नॉर्मली निफ्टी 500 जो ये कैटेगरी है उन स्टॉक्स को मैं ट्रैक करता हूँ। तो जी। पिछले 4-5 दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे स्टॉक्स है जो हम लोग चेक करते हैं, जहाँ पे मोमेंटम, हम्म। स्ट्रक्चर और ट्रेंड जो है अप है, तीनों ही सेगमेंट में डेली वीकली मंथली में वो डिक्लाइनिंग मोड में है। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो मैंने देखा था कि अभी थोड़े दिन पहले वो 180 लेवल्स था, आज खाली 88 स्टॉक्स है जो हम्म। ये होल्ड कर पा रहे हैं। उसमें से भी जो पॉजिटिव स्टॉक्स है 88 में से सिर्फ 20 ही स्टॉक है जो पॉजिटिव है आज, है ना। इसमें से भी मैंने जो बेस्ट स्टॉक है आपको मैंने आज जो रिकमेंड किया वो एसीएमए सोलार है ना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट भी आया है। इसके अलावा आज मुझे और कोई स्टॉक्स दिख भी नहीं रही कि जहां पे मैं तुरंत एंट्री के लिए आपको बता दूं, है ना। बिल्कुल। तो सर फार्मा सेक्टर की बात करते हैं कि फार्मा के स्टॉक्स अभी कुछ दिनों पहले काफी अच्छे, हमने मोमेंटम उसमें देखा और काफी अच्छे चल भी रहे हैं। काफी सारी न्यूज भी आई थी, वॉकहार्ट को लेकर न्यूज आई थी कि उनकी दवाई को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिला था। तो क्या इसमें कोई ऐसे लेवल्स हैं अब, क्योंकि अभी वो आज तो पूरा सेक्टर हम गिरावट में ही देख रहे हैं ऑलरेडी, करीबन 1.25% की गिरावट हम निफ्टी फार्मा में देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या इस गिरावट में मौके बन सकते हैं निफ्टी फार्मा में? मैं हमेशा ना एक चीज, तो मेरा थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है बाइंग करने का। मैं कभी भी गिरावट में बाइंग नहीं करता हूँ, क्योंकि लिए क्या हो जाता है कि हमें पता नहीं होता डेप्थ कहाँ है। मैं एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज आपने हम्म। अभी नाम भी लिया था वोकहार्ट फार्मा का। तो कल हम्म। देखेंगे वो पॉजिटिव क्लोज था, 5% अप था, बट अगर मैं इसको स्ट्रक्चर वाइज चेक करूँ तो इसने ओपनिंग ही किया था अराउंड, कल का जो ओपन था वो अराउंड 17% अप था, और 17% अप से वो 5% प्लस में क्लोज हुआ है। बेसिकली देखेंगे तो ये नेगेटिव ही क्लोज माना जाएगा कि स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो, इसलिए 17% प्लस था और वो खाली 5% प्लस में क्लोज हुआ। आज देखेंगे तो देखो आज वो उसने अपनी बोलते हैं ना ट्रू नेचर वो दिखा दिया, 6% डाउन है ना। तो बस यही हम्म। है कि जब भी आप स्ट्रक्चर को इग्नोर करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव देखेंगे कि हाँ ये पॉजिटिव है शेयर, है ना, पूरा सेक्टर ऊपर है ले लेते हैं, इस तरीके से नहीं काम कर सकते हम लोग। अगर कोई फंसा है वोकहार्ट फार्मा में तो 1830 लेवल जो है ये सपोर्ट लेवल है, अगर इसने ये सपोर्ट ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधा दूसरा जो सपोर्ट लेवल है वो 1700 लेवल पे है। तो ये ध्यान भी देना कि हम जब भी ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो ट्रेन
हमारे स्टेशन से कितना आगे चले गई है, ऐसा ना हो जाए कि वो रिबाउंड करके वापस आ जाए और फिर हम मतलब ना उसमें अटक जाए, और फिर वो हमको जाना था जम्मू कश्मीर, हम पहुंच जाएंगे सीधा नीचे में, है ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम होता है कि लोग मोमेंटम खाली चेज करते हैं। मोमेंटम, खाली मोमेंटम चेज नहीं करना, तीन चीज होती है मार्केट में। एक, सबसे पहले तो ट्रेंड देखना है, फिर स्ट्रक्चर देखना है, और फिर मोमेंटम देखना है। जब तक ये तीन चीज साथ नहीं होती है, मत बाय कीजिए ना। कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि हर रोज हमें बाइंग करना है। बिल्कुल सर। सर चलिए फिर ये एक बार जो आज के अच्छे स्टॉक्स चल रहे हैं, अब तक तो हमने गेनर्स की बात की थी, लेकिन एक बार लूजर्स की भी बात कर लेते हैं। पावर ग्रिड, एलएनटी, एक्सिस बैंक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पावर ग्रिड और एलएनटी दोनों ही स्टॉक लूजर्स में शामिल हैं। इन पर क्या करना है आज? पावर ग्रिड ने तो अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया आज। इसने स्विंग लो जो 2 अप्रैल का जो लो था 283 लेवल, उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो अगेन हम्म। इसने ट्रेंड चेंज कर दिया, मोमेंटम भी चेंज हो गया है डाउन की तरफ, स्ट्रक्चर भी खराब हो गया है। तो ये तो क्लासिक एग्जिट केस है पावर ग्रिड की अगर बात करें तो। और कौन सा बिल्कुल। बोले तुमने? इसके अलावा एलएनटी। एल, ये अगेन एक फेवरेट स्टॉक है हमारे रिटेल जी। लोगों के लिए। अच्छी कंपनी है ना, नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो जैसे मैंने कहा, तीनों चीज अगर फेवर है तो ही एंट्री कीजिए। इसका जो सपोर्ट लेवल्स है मैं देना चाहूंगा, वो है 3870 लेवल्स पे। जिस दिन 3870 लेवल्स के नीचे अगर ये क्लोज करता है एल, तो इसने अपना जो ट्रेंड है वो डाउन कर देगा, स्ट्रक्चर भी खराब हो जाएगा, मोमेंटम वीक हो जाएगा। तो वहां पे एक एग्जिट लेवल बनता है। हम्म। और अगर मैं देखूं सर, बड़े स्टॉक रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस पर क्या कर सकते हैं? रिलायंस की कोई चर्चा नहीं हो रही है काफी दिन हो गए, तो ऐसे में रिलायंस पर फिलहाल क्या व्यू बनता है? उसमें एंट्री लेनी चाहिए यही या होता वेट है। आप, करें अगर सही? आपको वो थ्योरी पता होगी अजगर वाली, तो जब भी ना अजगर निगलता ना तो बहुत धीरे धीरे निगलता है, शोर नहीं होता है। तो ये एक साइलेंट किलर है ना, क्योंकि इसने ना अपना ट्रेंड काफी दिन पहले ही चेंज कर दिया था। मैं आपको डेट दे देता हूँ चाहिए तो, 19 जनवरी। हम्म। 19 जैन को इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया था, स्ट्रक्चर खराब कर दिया था, मोमेंटम वीक कर दिया था। उसके बाद में जितने भी बाउंसेस थे वो सब लोअर हाई वाले थे, है ना। तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरीके से रिटेल को ट्रैप किया जा रहा है। और इनको बेच कौन रहा है? तो मैं आपको ये क्लियर कट करता हूँ, हमारे आपके सेलिंग से तो प्राइस नीचे नहीं आने वाली है। ये क्लियर कट इंस्टीट्यूशनल सेलिंग दिखाई दे रही है मार्केट में। और बिल्कुल। इतना क्या होता है ना, जब इतने बड़े स्टॉक्स है, जब भी वो उनको नीचे जाना है तो वो तुरंत नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि इतना बाइंग है इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस का, कि इंस्टीट्यूशंस उसको हमेशा एक लेवल पे लेके जाएंगे और फिर डंप करवाएंगे। तो ऐसे शेयरों से, बिकॉज देखो अगेन, ये सब टॉप 10 निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। टॉप 10 निफ्टी में मुझे कोई भी स्टॉक जो है पसंद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि लिए सबका जो मोमेंटम जो है वो वीक हो चुका है, स्ट्रक्चर खराब हो चुका है, ट्रेंड खराब हो चुका है। तो बेसिकली बिल्कुल। अगर टॉप 10 नहीं चलेंगे तो मेरा निफ्टी कहाँ जाएगा? तो फिर दूसरे जो शेयर्स है, जैसे आज आपने देखा भी है, जिसको हम लोग इंडेक्स मैनेजमेंट भी बोलते हैं, है ना, कि हम्म। टीसीएस को 5% चला दो, इन्फोसिस को 5% चला दो, तो उस दिन एटलीस्ट मैंने इंडेक्स मैनेजमेंट कर दिया। फिर दूसरे दिन कोई और हो जाएगा, एनर्जी सेक्टर से कोई आ जाएगा। फिर तीसरे दिन कोई और सेक्टर से, जैसे एफएमसीजी सेक्टर चला देंगे, फिर ऑटो सेक्टर चला देंगे, और उन हम्म। शेयर को इतना चला देंगे कि एटलीस्ट वो इंडेक्स मैनेज हो जाए। और आप देखेंगे कि निफ्टी तो वही लेवल पे घूमते रहेगी, है ना, 23-24 थाउजेंड के रेंज में ही घूमते रहेगी। बट आपकी ये सारे जो टॉप 10 जो शेयर्स है, वो ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आप बोलेंगे अरे ये कब हुआ? कि मेरा पोर्टफोलियो तो लाल है, निफ्टी तो गिर ही नहीं रही है। तो ये बहुत ही डेंजर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अजगर थे, जैसे मैंने बताया, इतना साइलेंट किलिंग हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आप मर भी गए हैं, है ना। मेरा पोर्टफोलियो रेड भी हो गया है, एंड मैंने कुछ रिएक्शन का मुझे मौका भी नहीं मिला। और जिस दिन आपको पता चलेगा, मैं बोला वही दिन बॉटम होगा। बिल्कुल। तो सर निफ्टी एक्सपायरी है, निफ्टी एक्सपायरी कहाँ कर सकती है? वही लेवल्स रहेंगे जो आपने स्टार्टिंग में दिए थे? राइट, देखो ओवरऑल देखेंगे तो थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म्स में 23,200, 23,300, ये जो जोन है, ये आज के लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक ये जोन के अंदर है, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग है। 23,300 के ऊपर एक एक्स्ट्रा बाउंस हम लोग 350-400 लेवल्स तक देख सकते हैं। ये आपका निफ्टी का एक्सपायरी प्ले है। ओवरऑल देखेंगे, बिकॉज जब तक ओपन एंड हाई सेम है, मैं थोड़ा बुलिश साइड में खेलना चाहूंगा आज के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि पीसीआर भी ओवरसोल्ड लेवल्स पे, यहाँ से मैं बाउंस ही देख रहा हूँ। तो थोड़ा सा बाउंस के हिसाब से खेल के, ऐसा जब भी थोड़ा सा टर्न अराउंड होगा, मैं इंट्राडे चार्ट्स 1 मिनट
2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इतना छोटा टाइम फ्रेम में खेलना पसंद करूंगा। और जो नॉर्मल रिटेलर्स नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से अगर नहीं खेलना है तो एक बार साइड रहिए, है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। तो आज की सर आपकी एक ही पिक रहेगी फिर, एक्मे सोलर? राइट। बिल्कुल। चलिए सर, फिर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी ट्रेड्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और मैं चलिए। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा एक्चुअली जी। कि आज जितने भी हमने जो स्टॉक्स है बताए हैं, ये हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकता है, मेरे कोई भी पोर्टफोलियो में तो नहीं है ये सारे स्टॉक्स। एंड अगर आपको एंट्री करनी है तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एक बार सलाह लेके फिर ही एंट्री कीजिए। हम्म। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। चलिए एक बार बाजारों को देख लेते हैं। बाजार अभी भी वही कामकाज कर रहे हैं जहां ऑलमोस्ट कार्यक्रम शुरू होने के वक्त थे। करीबन निफ्टी 23,293 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसदी तक की गिरावट नजर आ रही है। अगर बैंक निफ्टी में देखो तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही हाल है। करीबन 0.6% की गिरावट, 7% की गिरावट हम देख रहे हैं, 53,212 पर नजर आ रहा है। और जैसे कि अभी हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने कहा कि निफ्टी के लेवल्स देखने के लिए होंगे कि आज की एक्सपायरी कहाँ होती है, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है। वोलेटाइल सेशन तो बना रहेगा, लेकिन ये देखना होगा कि निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा तो 23,000 का लेवल बहुत क्रूशियल है, और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 23,600 पहले, 23,700 उसके बाद, और उसके बाद 24,000 का लेवल। तो देखना होगा क्लोजिंग कहाँ होगी, उसके हिसाब से मोमेंटम डिसाइड होगा। लेकिन जो भी होगा, जो भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि हमारा 12 बजे का कार्यक्रम और 1 बजे का कार्यक्रम अभी आने वाला है, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें सवाल भी भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वहां पर भी हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े रहेंगे, उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे ही लगातार बने रहे हमारे साथ और देखते रहें मार्केट ट्रैकर।